वेलकम यू ऑल। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है IQ जंक्शन के इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे पंजाब के बारे में। ठीक है, पंजाब में एक पावर क्राइसिस आ चुकी है ड्यू टू दी फार्म बिल। ठीक है, उसी के चलते एक पावर क्राइसिस आ गई है पंजाब में। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करेंगे वो इस पे कि कैन स्टेट रिफ्यूज़ टू इम्प्लीमेंट दी सेंट्रल लॉ। क्या स्टेट रिफ्यूज़ कर सकता है इम्प्लीमेंट करने में सेंट्रल लॉ? तो ये 2 मेन टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो आप ये ट्रिब्यून का 3 आर्टिकल देख सकते हैं। ये ठीक है, ये आज ही की आर्टिकल है, नवंबर 4 वेडनेसडे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे। अगर आप देखेंगे कि पंजाब में जो कोल की जो स्टॉक है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, जिसके चलते वहाँ पे एक पावर सप्लाई जो है वो कट हो चुका है। ठीक है, और जितने भी प्राइवेट प्लांट है यहाँ पे आप देखेंगे, ऑल द प्राइवेट प्लांट उसे बंद कर दी गई हैं क्योंकि वहाँ सप्लाई नहीं है पावर की। ठीक है भी तो बहुत कम है, और उसी में सब कुछ मैनेज करना है ये उस पूरी स्टेट को। तो इसी के चलते जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, उन्होंने एक अक्टूबर 21 को एक लेटर लिखा था कि वो प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं। उनकी जो टीम उनसे मिलना चाहती है और बात करना चाहती है रिगार्डिंग द फार्म बिल, और इसी के रिगार्डिंग ये दो चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पर जो प्रेसिडेंट है हमारे, जो राष्ट्रपति भवन है, उन्होंने ये डिनाई कर दिया। तो उसी पे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें पता चला कि जो उनकी कंसेंट है वो डिक्लाइन हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि हम वेडनेसडे को यानी कि आज हम राजघाट में दिल्ली में धरना पे बैठेंगे और वो रिले प्रोटेस्ट होगा। रिले प्रोटेस्ट का मतलब वो होता है जैसे कि आपने पिछले साल शाहीन बाग में प्रोटेस्ट देखा, लोग वहीं रह गए थे, ना ही घर जा रहे थे। ठीक है, वहीं रह के खाना पीना भी वही खा रहे थे, सब कुछ है जो वहीं कर रहे थे। ठीक है, तो वो एक तरह का रिले प्रोटेस्ट होता है। तो वैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो दिल्ली में राजघाट में ये प्रोटेस्ट करेंगे और सभी कांग्रेस एमएलए से रिक्वेस्ट किया कि वो उनका सपोर्ट करें। ठीक है, और ये डिसीजन उन्होंने कब लिया? जब उन्हें पता चला कि प्रेसिडेंट है, उन्होंने उनकी जो मीटिंग जो चाहते थे सेंट्रल फार्म के लॉ के रिगार्डिंग, उसे डिनाई कर दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब फिर से मैं बता दूं ये धरना क्या किस लिए एम करता है। दूसरी पहली चीज़ है सेंट्रल फार्म लॉ। ठीक है, और तीसरी चीज़ है जो ट्रेन्स जो कोल खत्म हो चुकी है उनके स्टेट में ड्यू टू द रिफ्यूज़ल टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ गुड्स ट्रेन। ठीक है, गुड्स ट्रेन को रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया गया है कि वो पंजाब में मूवमेंट करे। ये दो के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं ड्यू टू द और दिल्ली में सबसे दूसरी बात यह है कि दिल्ली में 144 लगा है, जिसके चलते जो कैप्टन है अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि वो रिले प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, और जो वहाँ के पंजाब के जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है सुनील झक्कर, उन्होंने भी कहा कि वो चाहते हैं कि जो ये प्रोटेस्ट हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से हो। ठीक है, और पीस प्रोटेस्ट हो। दूसरी चीज़, तो जैसे कि मैंने एक बताया कि अक्टूबर 21 को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक अपॉइंटमेंट एक शॉर्ट भेजा था, शॉर्ट एन अपॉइंटमेंट फॉर डेलीगेशन विद द प्रेसिडेंट ऑन November 4। ठीक है, और उन्होंने अर्ज किया कि वो चाहते हैं कि वो दोनों मिल के, यानी कि उनकी टीम और प्रेसिडेंट मिल के ये फार्म बिल पे कुछ डील करें। ठीक है, यानी कि कुछ कंसेंट दे और जो वो चाहते हैं उनकी मांगी पूरी हो। पर राष्ट्रपति भवन ने कहा कि वो इनकी जो रिक्वेस्ट है उसे डिनाई करती है, डिक्लाइन करती है, क्योंकि जो बिल है वो अभी पंजाब के गवर्नर के पास कंसिडरेशन के लिए पेंडिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो पंजाब गवर्नमेंट है टुडे, इट वाज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू रिजॉर्ट टू पावर कट, यानी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थे, जिसके चलते उन्हें पावर कट करनी पड़ी क्योंकि जो कोल की स्टॉक है वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, और वो ख़त्म क्यों हुई? क्योंकि जो ट्रेन की जो मूवमेंट थी, यानी कि जो गुड्स ट्रेन जो मूव करती है पंजाब में, जो कोल पहुंचाती है, उसे अभी मना कर दिया गया है जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि फार्मर बिल के चलते पंजाब के जितने भी किसान थे वो बहुत गुस्सा हो गए थे। ठीक है, जब उन्हें पता चला कि ये बिल आने वाला है, और उन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, पटरी पर जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके चलते जो गुड्स ट्रेन है उसे जाने से मना कर दिया गया था, रिफ्यूज़ कर अलाउ नहीं मिल रहा था। ठीक है, परमिशन ग्रांटेड नहीं हो रही थी। ठीक है, अभी अभी पंजाब में ऐसा हालत है कि जो वहाँ के थर्मल स्टेट जितने भी पावर प्लांट हैं, ठीक है, प्राइवेट पावर प्लांट जैसे कि GVK थर्मल, उनके पास भी जो स्टॉक लिमिट है वो भी ख़त्म हो चुका है। और उनकी दूसरी गलती ये थी, जो GVK थर्मल पावर प्लांट है, उन्हें 30 दिन का स्टॉक मेंटेन करके रखना था कोल का, पर उन्होंने नहीं किया। उनके पास सिर्फ 7 डेज़ का स्टॉक मेंटेन था। ठीक है, इन पर ये चार्जेस लगनी चाहिए, और इन्हें इसके इस रिगार्डिंग 30 डेज़ जो उनको स्टॉक मेंटेन रखना था, उनका फ़ाइन तो इन्हें देना ही पड़ेगा। पर अभी ऐसी कोई चार्जेस इन पर लगाई नहीं गई है। अब ये सिचुएशन के चलते डिपार्टमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके चलते उन्हें पावर कट इम्पोज करना पड़ा। और ये पावर कट जो इम्पोज हुआ, रेसिडेंशियल पे हुआ, कमर्शियल पे हुआ, एग्रीकल्चर पे हुआ। ठीक है, इन सभी सेक्टरों पे ये पावर कट अप्लाई हुआ। ठीक है, तो ये जो मेनली पूरी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेनली पूरी प्रॉब्लम है वो फार्म बिल से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस पर हम बात करेंगे वो क्या है? वो है कैन स्टेट रिफ्यूज़ टू इम्प्लीमेंट द सेंटर लॉ। क्या ये स्टेट के पास ऐसी पावर है? वॉट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से ऑन दिस? तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग चलेंगे, कुछ मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए।
तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेजिस्लेटिव सेक्शन में 3 लिस्ट होती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानिए जो 3 लिस्ट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, यहाँ आ जाती है कॉन्करेंट लिस्ट और ये आ जाती है स्टेट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें सिर्फ यूनियन पावर ही लॉ बना सकती है, कॉन्करेंट में बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। तो ये 3 चीज़ आती है जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, वो आती है यूनियन के अंदर। फिर एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये आ जाती है कंक्यूरेंट लिस्ट के अंदर। और स्टेट लिस्ट के अंदर क्या आता है? पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। तो अगर आप देख सकते हैं कि स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर आता है, तो आप फिर सोच रहे हैं कि सेंटर ने इस पर लॉ कैसे बना दिया है। सेंटर के पास ये पावर इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर आ जाता है ट्रेड, याद रखिएगा एग्रीकल्चर के अंदर जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसके चलते यूनियन को पावर मिलता है कि वो इस पर लॉ बना सकती है। यहाँ देखिए, एग्रीकल्चर इज इन द स्टेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एंट्री 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 52 आइटम्स है, ठीक है। उसके जो 33 आइटम्स है उसमें कहा गया है, ठीक है, उसमें कहा गया कि प्रोवाइड द सेंटर एंड स्टेट पावर टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। यानी कि जो दोनों ही पावर है, यानी कि सेंटर भी स्टेट भी, उन्हें पावर दिया गया है कि वो प्रोडक्शन कंट्रोल, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री, चाहे वो एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो, तो उस पर भी यूनियन और स्टेट बना सकती है लॉ, ठीक है। पर जो मेनली प्रिवेल पावर किसका रहेगा? यूनियन का पावर ज़्यादा रहेगा। दूसरी चीज़, ये तीनों लिस्ट आती है 7th शेड्यूल, याद रखिएगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में ये तीनों लिस्ट आती है। पहली बात करेंगे, when a state want to amend the central law made under one of the item in the concurrent list, it need the clearance of center। अगर स्टेट चाहती कि वो सेंटर लॉ को अमेंड करे और वो भी जो कंक्यूरेंट लिस्ट के अंदर आती है, तो उन्हें सेंटर से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। दूसरी बात, when a state law contradicts a center law on the same subject, the law passed by parliament prevails। अगर कभी भी स्टेट लॉ कभी भी सेंटर लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो माना किसे जाता है? तो सेंट्रल लॉ को ही माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि वाई दी कॉन्स्टिट्यूशन एफ एनविसेज सच एन अरेंजमेंट। देखिए, अगर हम स्टेट को पावर दे देंगे कि वो सेंट्रल लॉ को अमेंड कर देगी, तो हर एक, क्या बोलते हैं, अगर आप चाहेंगे तो फिर हर एक स्टेट वैसा करेगा, जिसके चलते ट्रेड एंड कॉमर्स पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी के चलते कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा किया, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज एन अरेंजमेंट एनविसेज एज द मोस्ट पार्लियामेंट लॉस अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स। Amending the central law indiscriminately could lead to inconsistent in the different region on the application of the same law। ठीक है, यानी कि सेम लॉ है पर हर एक स्टेट में अलग से फॉलो की जा रही है, अलग अलग फॉलो की जा रही है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी ट्रेड एंड कॉमर्स को, ठीक है। इसीलिए ये नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा अरेंजमेंट किया। आगे चलते हैं, और क्या अदर अवेलेबल ऑप्शन है स्टेट के पास। देखिए, आर्टिकल 131, सबसे पहला ऑप्शन है आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 क्या बोलता है? आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट टू एडजुडिकेट मैटर बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो सेंटर और स्टेट के बीच में जो अनबन है उसे सॉल्व करे, ठीक है, आर्टिकल 131। दूसरी चीज़ के आर्टिकल 254 क्लॉज 2, ये क्या बोलता है कि सेंटर के क्या बोलते हैं, ये बोलता है द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू पास लेजिस्लेशन विच नेगेट द सेंट्रल एक्ट इन द मैटर एन्यूमरेटेड अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नलीफाई कर सकती है सेंट्रल एक्ट को जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, पर तब जब उन्हें प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल जाए। ये देखिए, उन्हें प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल जाए। शायद इसी के चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग रखा होगा, जिसे प्रेसिडेंट ने डिनाई कर दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन।